गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 4 लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट सेकंड। पिछले वीडियो में अपने जहां छोड़ा उसी से आगे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी बुक का पेज नंबर 22। लेट्स स्टार्ट। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically। यहाँ पे लेखिका बताती है कि नंगे पांव कूड़ा बीनने वाले जो थे उनसे मेरा परिचय मुझे सीमापुरी तक ले गया। यानी कि सीमापुरी एक ऐसा स्थान जो कि दिल्ली की परिधि में ही है, लेकिन लाक्षणिक रूप से दिल्ली से मीलों दूर है। तो यहाँ पे लेखिका कहना चाहती है कि वैसे तो दिल्ली की बाउंड्री के अंदर ही है, प्रीफेरी यानी कि परिधि के अंदर ही है, लेकिन लाक्षणिक रूप से दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुख सुविधाएं दिल्ली के लोगों को प्राप्त है वो वहाँ के लोगों को प्राप्त नहीं है। सीमापुरी के लोगों को वहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि लाक्षणिक रूप से वो दिल्ली से मीलों दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। यहाँ रहने वाले गैर कानूनी रूप से रहने वाले हैं जो सन 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहेब का परिवार भी उन्हीं में से है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस का मतलब होता है भीड़ भूमि, यानी कि जिस तरह से जंगल होता है, जाड़ जंखाड़, तो कह सकते हैं कि सीमापुरी उस समय एक बीहड़ था। इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। यह अभी भी है, यानी कि अभी भी बीहड़ है, परंतु अब यह खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers। और उसके बाद में वहाँ की स्थिति का वर्णन करते हुए वो बताती है कि टीन व तिरपाल की, टारपोलिन मतलब तिरपाल, टीन व तिरपाल की छतों वाले कच्चे घरों में 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं, जहाँ ये गंदे पानी की निकासी एवं जलापूर्ति की व्यवस्था से वंचित है, यानी कि उनको वो सुविधाएं प्राप्त नहीं है। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स बट विद रेशन कार्ड्स that get their names on voters lists and enable them to buy grain। यानी कि ये 30 वर्षों से भी ज़्यादा समय से यहाँ पर रह रहे हैं, जो कि बिना पहचान के, बिना परमिट के, यानी कि अपने कह सकते हैं कि ये लोग जो कि यहाँ पे टीन व तिरपाल की छतों वाले कच्चे घरों में रहते हैं, 10,000 से अधिक कूड़ा बीनने वाले लोग, वे यहाँ 30 वर्ष से भी ज़्यादा समय से बिना पहचान के और बिना परमिट के रह रहे हैं। किंतु उनके पास एक चीज़ है, वो है राशन कार्ड, यानी कि उनके पास राशन कार्ड है और उससे फ़ायदा, जिससे उनके नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं और वे अनाज खरीद पाते हैं। जैसे कि राशन कार्ड पे अनाज जो मिलता है कुछ रियायती दरों पर, तो उनसे ये फ़ायदा उन्हें मिल जाता है कि वो अपना आजीविका यानी कि पेट भरने के लिए उस सस्ते दामों के अनाज को खरीदने में समर्थ हो पाते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, यानी कि जिस तरह से कह सकते हैं कि जीने के लिए पहचान की अपेक्षा भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे
we can feed our families and go to bed without an aching stomach. We would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. उसके बाद में लेखिका कहती है कि मैंने एक औरत से पूछा तो उसने का क्या जवाब था, और वो कहती है, क्या कहती है कि अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन करा सकें और दुखते पेट के बिना सो सकें, कहने का मतलब कि हमारा पेट भरा हुआ हो, तो हम उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जिन्होंने हमको कोई अनाज नहीं दिया हो। ऐसा किसने कहा था? उस फटी हुई साड़ी पहने महिलाओं का एक समूह जो था, तो उनसे जैसे ही लेखिका ने ये पूछा कि आपने अपने हरे भरे खेतों व नदियों के सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया, तो उस महिला के समूह ने ये उत्तर दिया कि अगर शाम के समय हमें भरपेट भोजन मिल जाए तो जगह चाहे कोई भी हो, चाहे वो हमारा खेत हो या फिर हम जहाँ रह रहे हैं सुख सुविधाएं नहीं है, लेकिन हमें शाम के समय भूखे पेट नहीं सोना पड़ता है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। Whenever they find food, they pitch their tents that become transit homes. उन्हें जहाँ भोजन मिल जाता है या जहाँ कहीं भी वे भोजन प्राप्त कर लेते हैं, वहीं वे अपना तंबू गाड़ लेते हैं और वे उनके अस्थायी घर बन जाते हैं, यानी कि वो तंबू ही उनके अस्थायी ट्रांजिट होम्स अस्थायी घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल्स, और बच्चे हैं वो इन्हीं में बड़े होते हैं और उनके उत्तरजीविता के सहारे या साझेदार बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और उसके बाद में लेखिका कहती है सीमापुरी में उत्तरदायित्व या उत्तरजीविता या अस्तित्व की बात करें तो जीवन के बचे रहने का अर्थ यही है कि कूड़ा बीनना, यानी कि एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, यानी अगर आप सीमापुरी में जीवित हो इसका मतलब आपको कूड़ा बीनना है। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, वर्षों की अवधि में इसने एक ललित कला का रूप ले लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और यह कूड़ा उनके लिए सोना है, यानी कि गोल्ड का मतलब सोना यहाँ पे अपने ले सकते हैं संपत्ति या धन संपत्ति। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ए रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, यह उनकी रोज़ की रोटी है, उनके सिरों पर छत है, भले ही यह एक टपकती हुई छत ही क्यों न हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, किंतु बच्चों के लिए यह छत इससे भी कहीं ज़्यादा है, उनके लिए इसका और अधिक महत्व है। उसके बाद में लेखिका कहती है आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट्स, साहेब सेज, लेखिका बताती है कि साहेब कहता है कि मुझे कई बार 1 रुपया कचरा बीनते वक्त मिल जाता है और कई बार तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। हिज आइज लाइटनिंग अप, और वो कहता है जैसे ही उसे ये नोट दिखाई देता है तो उसकी आंखें चमक उठती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scogging, for there is hope of finding more. और उसके बाद में वो बताता है कि जब कूड़े में आपको एक चांदी का सिक्का मिल सकता है तो आप ढूंढना बंद नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा पाने की आशा बनी रहती है। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. और लेखिका बताती है और ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ उनके माता पिता के लिए जो अर्थ है उससे भिन्न होता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि बच्चों के लिए तो यह आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़ है, यानी कि बच्चों को तो ये लगता है कि इस कचरा या कूड़ा जो अपने बिन रहे हैं इसमें कोई हमें
चीज़ मिलेगी, जैसे कि नोट वगैरह, या वो उसी लालच के अंदर अधिक से अधिक कूड़ा करकट बीनते रहते हैं। जबकि उनके जो बुज़ुर्ग है, जो पेरेंट्स है, उनके लिए कूड़े करकट को बीनने का मतलब जिंदा रहना है, यानी कि जीवित रहने का साधन है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीवित रहने का साधन है। तो दोनों के लिए डिफरेंट मीन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द fenced gate of the neighborhood club watching two young men dressed in white playing tennis। एक सर्दी की सुबह में साहब को पास के क्लब के बाड़ लगे दरवाजे के नज़दीक खड़ा हुआ देखती हूँ, जहाँ से वह सफ़ेद पोशाक पहने दो युवकों को टेनिस खेलते हुए ध्यानपूर्वक देख रहा है। ये सब लेखिका बता रही है। आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फैंस। फैंस का मतलब बाढ़। मुझे यह खेल पसंद है। वह हम्स का मतलब होता है धीमी आवाज़ में कुछ गुनगुनाना। वह गुनगुनाता है और इसे बाढ़ के पीछे से खड़ा होकर देख लेता है और उसी से संतुष्ट है, यानी कि जिस दीवार के पीछे वो खड़ा हुआ है, जिस बाड़ के पीछे जो खड़ा हुआ है, उसी से देखते हुए वह संतुष्ट है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स द गेट कीपर्स लेट्स मी यूज द स्विंग। और उसके बाद में वो कहता है कि जब कोई आसपास नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ। वह ये स्वीकार करता है, ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। और जो गेट कीपर है, यानी कि द्वारपाल है, मुझे झूले पर झूलने देता है। साहेब टू इज wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he said in the manner of an explanation. साहब ने भी टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे हैं जो उसकी रंग उड़ी हुई शर्ट और नेकर पर विचित्र लग रहे हैं। किसी ने ये मुझे दिए थे, स्पष्टीकरण के ढंग से वह कहता है। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him। और उसके बाद में लेखिका बताती है कि तथ्य यह है कि ये किसी धनी लड़के के छोड़े हुए जूते हैं, यानी कि जिसने त्याग दिए हों, जिसने शायद उनमें से एक में छेद होने के कारण इन्हें पहनने से इनकार कर दिया हो, और उसे परेशान नहीं करता है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू। और लेखिका बताती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो नंगे पैर घूमा करता हो और छेद वाले जूते भी उसे मिल जाए तो उसके लिए तो एक सपना सच होने के समान है, यानी कि सपना सच होने से कम तो नहीं है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। और लेखिका कहती है परंतु वह खेल जिसे वह इतने ध्यानपूर्वक देख रहा है उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। और उसके बाद में लेखिका कहती है कि एक दिन सुबह की बात है कि आज सुबह साहेब दूध की दुकान पर जा रहा था। मिल्क बूथ, दूध शॉप, दुकान। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर। आई नो वर्क इन ए टी स्टॉल I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals। और उसके बाद में वो बताता है कि उसके हाथ में स्टील का एक कनस्तर है, और उसके बाद में वो बताता है कि अब मैं इस सड़क पर आगे एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। दूर इशारा करते हुए ये कहता है मुझे 800 रुपये और सभी वक्त का भोजन मिल जाता है। डज ही लाइक्स द जॉब आई आस्क। और लेखिका कहती है मैंने पूछा क्या तुम्हें काम करना पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक। और लेखिका कहती है जैसे मैंने ये पूछा तो मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे की
जो निश्चिंतता के भाव थे वो खो गए। द स्टील कैनेस्टर seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder। और लेखिका कहती है स्टील का वह कनस्तर प्लास्टिक के उस थैले से कहीं ज़्यादा भारी लगता है जिसे वह बड़े आराम से अपने कंधे पर ले जाया करता था। द बैग वॉज हिज। क्योंकि वह थैला उसका स्वयं का था। द कनस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु owns द टी शॉप। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। क्योंकि कनस्तर उस आदमी का है जो उस चाय की दुकान का मालिक है, और साहब है वो अब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा है। आई वॉन्ट टू ड्राइव कार। मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेज। और लेखिका बताती है कि दूसरे किसी के बारे में, कचरा बीनने वाले के बारे में, जैसा कि लेखिका ने बताया था कि उसके पास के ढेर पर जो भी कचरा बीनने वाले आते हैं उनसे लगभग मैं सभी को नाम से ही जानने लगी हूँ। तो मुकेश अपना स्वयं का मालिक बनने पर जोर देता है और वो कहता है मैं तो एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ऐसा कहते हुए वह घोषणा करता है, ही अनाउंसेज, वह घोषणा करता है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स आई आस्क। और लेखिका कहती है तब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते भी हो। तो वो क्या कहता है, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज। और लेखिका कहती है वो कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। वह उत्तर देता है और बिल्कुल मेरी आंखों में देखते हुए। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्टेट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। और उसके बाद में लेखिका कहती है कि उसका सपना उसके अपनी चूड़ियों के लिए मैसूर कस्बे फिरोजाबाद की गलियों की धूल के बीच एक मरीचिका की भांति धुंधला सा दिखाई देता है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। और वो बताती है कि फिरोजाबाद का हर परिवार चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। और उसके बाद में वो कहती है कि यह भारत के कांच उद्योग का केंद्र है। ग्लास ब्लोइंग यानी कि कांच दमन उद्योग का केंद्र है, जहां परिवारों को भट्टियों के आसपास काम करते हुए कांच को जोड़ते हुए देखा जा सकता है। लगता है कि देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए पीढ़ियाँ बिता दी है। यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ का हर दूसरा परिवार आपको चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त दिखाई देता है। और यह जो उद्योग है भारत का एक प्रसिद्ध कांच दमन केंद्र भी है, जहाँ वहाँ के लोगों को वर्क करते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इन्होंने यहाँ पर काम करते हुए कांच को जोड़ते हुए सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए अपनी पीढ़ियाँ बिता दी हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।